हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, प्रबंधकीय निर्णयों हेतु लेखांकन की यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आज कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोष प्रवाह क्या होता है। तो कोष का अर्थ होता है यहां पर कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी और प्रवाह का अर्थ क्या होता है? फ्लो। मतलब कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। मतलब कि जब हम कोष प्रवाह विवरण के बारे में बात करेंगे तो हमारा आशय होगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। तो जब कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए हम विवरण पत्र तैयार करते हैं तो वह कहलाता है कोष प्रवाह विवरण। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कोष प्रवाह कब होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोष का प्रवाह मतलब फंड फ्लो कब होगा? जब कि एक जो है परिवर्तन किसी स्थायी संपत्ति या दायित्व में हो और दूसरा परिवर्तन जो हो वो चालू संपत्ति या दायित्व में हो। उदाहरण के लिए जैसे लेनदारों को भुगतान। अब लेनदारों को भुगतान हम कैसे करेंगे? रोकड़ में करेंगे, नगद। तो लेनदार जो है हमारा कौन सा दायित्व होता है? चल दायित्व होता है। और जो भुगतान हम रोकड़ में कर रहे हैं ये भी क्या है? हमारी चल संपत्ति है। तो इसे हम क्या फंड फ्लो कहेंगे? नहीं, ये जो है हमारा कोष का प्रवाह नहीं हुआ है, फंड फ्लो नहीं हुआ है। तो दूसरा उदाहरण हमारा क्या हो सकता है कि यदि जो है हम लें कि स्थायी संपत्ति का विक्रय, कोई भी स्थायी संपत्ति है उसका विक्रय किया। स्थायी संपत्ति का विक्रय, यदि कोई हमने भवन बेचा तो देखिए जो संपत्ति है वो हमारी स्थायी संपत्ति है और बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? रोकड़ आएगी। तो ये कौन सी है? हमारी चल संपत्ति है। तो इसका मतलब चूंकि इसमें एक स्थायी है और एक चल है तो इस वाले ट्रांजैक्शन में हम कहेंगे कि कोष प्रवाह हुआ है, फंड फ्लो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है कोष प्रवाह विवरण में ये ध्यान रखना है कि किसी भी फंड में परिवर्तन जो है, कोष में परिवर्तन का विवरण पत्र जो है कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। लेकिन फंड फ्लो कब होता है? तो वो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एक जो है कोई भी एक स्थायी होना चाहिए, चाहे वह स्थायी संपत्ति हो या चाहे स्थायी दायित्व हो। और दूसरा जो पक्ष है, जो डेबिट और क्रेडिट का हमारा नियम होता है, तो दूसरा पक्ष जो है वो क्या होना चाहिए? चल संपत्ति या दायित्व हो सकता है। ठीक है, तभी जो है हम कहेंगे कि फंड फ्लो हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें अंश पूंजी का निर्गमन। एक और उदाहरण से हम समझते हैं अंश पूंजी का निर्गमन। तो अंश पूंजी का निर्गमन यदि हुआ तो अंश पूंजी क्या होती है? स्थायी होती है। और जब हम निर्गमन करेंगे, इशू करेंगे, तो हमारे पास जो है क्या आएगी? रोकड़ आएगी। तो स्थायी और रोकड़ क्या होती है? चल होती है। तो इसका मतलब है कि फंड फ्लो जो है वो हुआ है, मतलब कोष में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि अंश पूंजी के निर्गमन के बदले में जो है कोई स्थायी संपत्ति दे दी जाए, स्थायी संपत्ति दी, तो अब क्या हो गया कि अंश पूंजी भी हमारी स्थायी है और कोई स्थायी संपत्ति बदले में दी जाए तो दोनों ही स्थायी हो गई, दोनों ही फिक्स्ड नेचर की हो गई। तो फिर इस ट्रांजैक्शन में हम कहेंगे कि फंड फ्लो नहीं हुआ है, कोष प्रवाह नहीं हुआ है। तो ये जो है कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कोई भी, जैसे ये लेनदारों को भुगतान के संबंध में लिख दे कि कोष का प्रवाह फंड फ्लो होगा या नहीं होगा। तो हमें जो है कोई भी ट्रांजैक्शन दिया हो
उसमें हमें ये देखना है कि जो दो पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं, जो भी दो डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, उसमें से यदि दोनों चल दायित्व या चल संपत्ति है तो फंड फ्लो नहीं होगा। यदि दोनों स्थायी है तो फंड फ्लो नहीं होगा। दोनों में से कोई एक जो है फिक्स्ड होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, और दूसरा जो है वह चल होना चाहिए या गैर स्थायी जो है वह होना चाहिए। तो ये हमने फंड फ्लो का आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है उसके लिए देखा। अब हम बात कर रहे हैं इसके आशय की। तो फंड फ्लो के आशय जो है उसमें हम लिखेंगे कि फंड फ्लो जो है कोष में परिवर्तन। अब उसकी विस्तृत परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? विस्तृत परिभाषा वो क्या लिखेंगे हम कि किसी भी संस्था के वित्तीय वर्ष के दो आर्थिक चिट्ठों, बैलेंस शीट हम बनाते हैं व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, तो दो आर्थिक चिट्ठों के मध्य अंतर को दर्शाने वाला, ठीक है, किसी भी संस्था के वित्तीय वर्ष के दो आर्थिक चिट्ठों के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र जो कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को दर्शाता है वह कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोष प्रवाह विवरण का आशय ऐसे प्रपत्र से है जिसमें किसी भी व्यावसायिक संस्था के 2 वर्षों के आर्थिक चिट्ठों में कोष में परिवर्तन की स्थिति को दिखाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आपको यदि इसकी विशेषता लिखने को आती है, विशेषताएं, तो हम इजीली लिख सकते हैं। पहला, किसी भी व्यावसायिक संस्था का कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। दूसरा, आर्थिक चिट्ठों का अंतर, मतलब दो हमारी जो बैलेंस शीट रहेंगी, चिट्ठे रहेंगे, उसका अंतर लिया जाता है। तीसरा, केवल किस में परिवर्तन हम देखते हैं, कोष में परिवर्तन को शामिल किया जाता है, फंड में परिवर्तन को जो है शामिल किया जाता है। और चौथा जो है कि इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है सोर्सेज ऑफ फंड, कोष के साधन, अभी हम पढ़ेंगे इसको, और यूजेज ऑफ फंड, कोष के उपयोग। ये दो पक्ष जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट के होते हैं। और तीसरा, पांचवा जो है हम इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि यह विस्तृत प्रपत्र है, विस्तृत प्रपत्र होता है जो कि कोष में परिवर्तन की स्थिति को दर्शाता है। तो यह है स्टूडेंट इसका मीनिंग और इसकी विशेषताएं। चलिए अब हम देखेंगे कोष प्रवाह विवरण के जो दो पक्ष होते हैं उसमें हमने देखा कि आपको आ सकता है कि कोष प्रवाह विवरण को समझाइए। तो आप स्टूडेंट इसमें मीनिंग तो लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे, और इसके जो दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है कोष के साधन, किन किन साधनों से व्यापार में फंड आता है, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है। तो पहला साधन जो है अंश पूंजी से प्राप्ति, पहला साधन क्या है, अंश पूंजी से प्राप्ति। यदि किसी भी संस्था के द्वारा अंश पूंजी का निर्गमन किया जाता है तो बदले में उसे क्या मिलती है, रोकड़ मिलती है। तो अंश पूंजी स्थायी है और रोकड़ चल है। तो इससे जो है किसी भी कंपनी के पास क्या होता है, कोष का आगमन होता है। तो कोष के साधन मतलब हमारे पास इनकम कहां कहां से आई। फिर है आपका ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति, जैसे अंश पूंजी होती है वैसे ही जो है ऋण पत्र भी होते हैं। तो ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति, तो यह भी जो है कोष का साधन है, सोर्सेज ऑफ फंड है, इनकम का साधन है। तीसरा, दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति, दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति,
लॉन्ग टर्म लोन यदि हमने किसी भी संस्था से, बैंक से लिया हो, वित्तीय संस्था से किसी भी लिया हो, या रिश्तेदारों से लिया है, लंबे समय के लिए लिया है, तो वह भी हमारी आय का एक साधन है। फिर स्थायी संपत्ति का विक्रय, स्थायी संपत्ति का विक्रय, तो किसी भी फिक्स एसेट्स को यदि हमने बेचा है, जैसे फर्नीचर बेचा, भवन बेची हमने, मशीनरी बेची, तो मशीन जो है हमारी स्थायी संपत्ति होती है, उसको बेचेंगे तो हमें रोकड़ प्राप्त होगी, तो यह भी जो है क्या है, फंड का साधन है। इसके अलावा जो है आता है संचालन से, व्यवसाय संचालन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। जो प्रॉफिट दिया रहता है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो चीजें ऐड करके, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो व्यवसाय संचालन से लाभ जो है वह भी हम इसमें, वो भी हमारी इनकम का लाभ होता है। और कार्यशील पूंजी में कमी, कार्यशील पूंजी में कमी, यह भी एक जो है स्टेटमेंट एक बनाया जाता है फंड फ्लो में। अभी हम देखेंगे कि कोष प्रवाह विवरण में कितनी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये कार्यशील पूंजी जो है वह तैयार की जाती है, एक तालिका तैयार की जाती है, शेड्यूल, जिसमें चल संपत्तियां और चल दायित्व में परिवर्तन जो है केवल लिखे जाते हैं। उसका जो आंसर आता है वह भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो कमी होती है तो कोष का साधन माना जाता है। फिर ऐसे ही जो है सेकंड पक्ष होता है कोष के उपयोग, कोष के उपयोग, यूजेस ऑफ फंड, हमने हमारे पास जो पैसा आया उसको कहाँ कहाँ उपयोग किया। तो जो हमने प्राप्ति लिखा है ना ये स्टूडेंट्स, इसी को यदि हम उपयोग में, जैसे अंश पूंजी का शोधन, अंश पूंजी का हमने भुगतान कर दिया है तो आ जाएगा ऋण पत्रों का भुगतान, ऋण पत्रों के भुगतान से पैसे जाएंगे। तीसरा दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान। फिर है चौथा है वो है आपका स्थायी संपत्ति का क्रय, स्थायी संपत्ति का क्रय, ठीक है। और पांचवा जो है यदि संचालन से हानि होती है तो वो हम नीचे लिखते हैं। और ऐसे ही कार्यशील पूंजी में यदि वृद्धि होती है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि, तो हम जो है इसको उपयोग में लिखते हैं। और इसके अलावा एक और आता है लाभांश का भुगतान, 7वें नंबर का लाभांश का भुगतान यदि किया है तो यह भी जो है वह उपयोग में आता है। तो स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान रखना। आपको आ सकता है कि कोष के साधन निम्नांकित कौन से हैं, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमको इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है। तो कोष के साधन में आप वह चीज जरूर ध्यान रखें कि एक स्थायी होना चाहिए और एक चल होना चाहिए, तभी फंड का फ्लो माना जाता है। तो ये है स्टूडेंट हमारा कोष प्रवाह विवरण के दो पक्ष। अब हम बात करेंगे कोष प्रवाह विवरण का महत्व। कोष प्रवाह विवरण का महत्व, क्या महत्व है या उद्देश्य हम बात करें, क्या उद्देश्य, क्यों बनाया जाता है। तो स्टूडेंट पहला उद्देश्य जो इसका है कि जो चिट्ठा है, जो स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट हम जो तैयार करते हैं, वह केवल एक स्थिर अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहले रोकड़ पिछले साल के चिट्ठे में 1 लाख रुपए थी और अब जो है रोकड़ कितनी हो गई है, 5 लाख रुपए हो गई है। हमें ये तो दिख रहा है कि रोकड़ में वृद्धि हुई है, लेकिन ये रोकड़ में वृद्धि किन किन साधनों से हुई है, ये जानकारी हमें जो है स्थिति विवरण या बैलेंस शीट नहीं देती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें इस चीज में मदद करता है कि यह जो परिवर्तन हुआ है, कोई सब ये उदाहरण लिया है हमने, भूमि में देख लें, भवन में देख लें या लेनदारों में देख लें, किसी भी स्थिति में हम देख लें, तो जो कोष प्रवाह विवरण जो है वह
परिवर्तन की स्थिति को दर्शाता है। तो यह जो है एक विस्तृत जानकारी प्रदान। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, विस्तृत जानकारी, इसका ये महत्व है। ठीक है, पहला जो है हमें चिट्ठा चूंकि हमें विस्तृत जानकारी नहीं देता है, कोश प्रवाह विवरण हमें परिवर्तन के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वह प्रदान करता है। फिर इसके बाद है परिवर्तन का ज्ञान। परिवर्तन का ज्ञान मिल जाता है हमें, कोश प्रवाह विवरण से क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानकारी जो है वह मिल जाती है। फिर है अधिक सूचनाएं, जहां चिट्ठे की हम बात करें, जो हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं उससे हमें सूचनाएं जो है वह कम मिलती हैं, कोश प्रवाह विवरण से जो है हमें सूचनाएं ज्यादा मिलती हैं। फिर पथ प्रदर्शक, जो कोश प्रवाह विवरण है वह नीति बनाने वालों के लिए, जो प्रबंधक हैं उनके लिए बहुत मददगार है, क्योंकि इसकी सहायता से जो है भविष्य में की जाने वाले कार्य के लिए पॉलिसी बनाना जो है वह इजी हो जाता है। और पांचवा जो है कार्यशील पूंजी का अनुमान। कार्यशील पूंजी का अनुमान, भविष्य में कितनी कार्यशील पूंजी, वर्तमान की स्थिति का एनालिसिस जो कि हमें कोश प्रवाह विवरण से मिल जाता है, तो भविष्य में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसकी जानकारी जो है हमें मिल जाती है। तो ये स्टूडेंट इसके उद्देश्य या महत्व आपको आते हैं तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे कोश प्रवाह विवरण के अंतर्गत कौन कौन से खाते, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो तैयार किए जाने वाले प्रपत्र। तो पहली गणना होती है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यह सबसे पहला तैयार किया जाता है। दूसरा किया जाता है व्यापार संचालन से लाभ, ये दूसरा जो है कैलकुलेशन की जाती है। और तीसरा बनाया जाता है कोश प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अब जो है यदि हम देखें कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका का क्या फॉर्मेट है, यदि आपको ये आता है कि कौन कौन से जो है कैलकुलेशन गणनाएं की जाती हैं, तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका, तो आप इसका फॉर्मेट भी बना कर आएंगे तो मार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो ये कॉलम रहते हैं इसके। पहला कॉलम रहता है विवरण का, चूंकि हमने देखा कि जो है परिवर्तन की स्थिति को दर्शाता है, तो गत वर्ष के मूल्य, प्रीवियस ईयर की वैल्यू, फिर चालू वर्ष के मूल्य, चालू वर्ष के मूल्य, और इस साइड हम लेते हैं वृद्धि और इस साइड हम लेते हैं कमी। ठीक है, और इधर जो है हमारा पहली हेडिंग डलती है चल संपत्तियां। चल संपत्तियां हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। उदाहरण के लिए हम लिखें स्कंद, स्टॉक, प्राप्य बिल, रोकड़, बैंक, देनदार, यहां लिख रही हूं मैं देनदार, ये सब क्या होती है हमारी चल संपत्तियां होती है। तो इन सब के जो है गत वर्ष के मूल्य और चालू वर्ष के मूल्य लिख लिए जाते हैं। कमी और वृद्धि को जो है वह लिख लिया जाता है, यदि बढ़ रही हैं तो वृद्धि वाले कॉलम में, घट रही हैं तो कमी वाले कॉलम में लिख लिया जाता है। ऐसी चल संपत्ति के बाद जो है फिर लिया जाता है वो है आपका चल दायित्व। ये हमारे कॉलम बन गए। जो हमारी सेकेंड हेडिंग बनती है वो होती है चल दायित्व। तो चल दायित्व कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लेनदार, बैंक ऋण, अदत्त व्यय, ठीक है ना, कर प्रावधान, कर प्रावधान को जो है दोनों माना जाता है। तो ये जो है हमारे चल दायित्व होते हैं। चल दायित्व का जो है, और इसके बाद जो है हम निकालते हैं कमी या वृद्धि।
ये कमी और वृद्धि का जो है टोटल लगा लिया जाता है और उसके बाद जो है नेट जो है हम क्या अंतर आ रहा है वह ले लिया जाता है। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि चल दायित्व में जो है यदि लेनदारों में वृद्धि हो रही है तो उसे कमी वाले कॉलम में लिखते हैं और यदि जो है लेनदार कम हो रहे हैं तो वृद्धि वाले कॉलम में लिखते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से पहली हमारी बनती है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका। ठीक है, अब यदि हम दूसरी बात करें व्यापार संचालन से आय, व्यापार संचालन से आय, तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट हम सबसे पहले लेते हैं शुद्ध लाभ, जो कि हमें चिट्ठे में दिया रहता है। तो इसमें जो है हम लेते हैं चालू वर्ष का लाभ माइनस गत वर्ष का लाभ, ये डिफरेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें जो है हम ह्रास ऐड करते हैं, लाभांश यदि हो तो वो ऐड करते हैं, स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि, स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि हो तो हम वो ऐड करते हैं, और ख्याति और पेटेंट का अपलेखन दिया हो कभी तो वो हम लेते हैं। इस प्रकार से इनको ऐड कर लेते हैं और इसमें से घटाते हैं स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ। स्थायी संपत्ति के विक्रय से यदि हानि हो रही है तो जोड़ेंगे, यदि लाभ हो रहा है तो हम घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है क्या निकाल लेते हैं, व्यापार संचालन से आय। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकंड कैलकुलेशन। थर्ड कैलकुलेशन जो है हमारी बनती है वो है कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट हमने जितने भी सोर्सेज देखे थे, कोष के साधन, कोष के साधन, सोर्सेज ऑफ फंड में हमने जो अभी देखा था थ्योरी में, वो सारे साधनों से इनकम जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। और सेकंड में हम लिखेंगे कोष के उपयोग, यूजेस ऑफ फंड, जो हमने लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे हमने कोष के उपयोग में? अंश पूंजी का भुगतान, ऋण पूंजी का भुगतान, फिर इसके बाद हमने लिखा था स्थायी संपत्ति का क्रय हो, लाभांश का भुगतान किया हो, तो वो सब जो है कोष के उपयोग में हमको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कोष के उपयोग में लिखना है। और तो इस प्रकार से जो है, और इसमें जो है विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो टोटल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो टोटल है वह हमेशा बराबर आता है। जो भी फंड फ्लो का स्टेटमेंट का टोटल है वो हमेशा बराबर आता है। मतलब यदि इसका टोटल 1 लाख रुपए आ रहा है यूजेस का, तो जो साधन है सोर्सेस का टोटल भी 1 लाख रुपए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चेक हो जाता है कि हमने जो करा है वह सही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है आपको मीनिंग, विशेषताएं और इसका महत्व या उद्देश्य या कोष प्रवाह विवरण से क्या आशय है, इसके विभिन्न कैलकुलेशन या गणनाओं को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ सकता है।